हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट ईजेस बैन क्लियर्स ग्रीन फायरवर्क्स इन दिल्ली फॉर दीपावली। बेंच डिस्क्राइब्स रिलैक्सेशन एज अ टेस्ट केस टू एग्जामिन वेदर अ केयरफुली रेगुलेटेड फ्रेमवर्क could coexist with efforts to mitigate air pollution। इस आर्टिकल को ऑलरेडी हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस कर रखा है, जहां पे मैंने आप सभी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कंप्लीट बैन पॉसिबल नहीं है, सो एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आने की ज़रूरत है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ब्लैंकेट बैन है उसको रिलैक्स किया है और ग्रीन फायरवर्क्स को क्लियर किया है इन दिल्ली फॉर दीपावली। Ahead of Deepavali, the Supreme Court on Wednesday relaxed the blanket ban on fireworks in Delhi and the National Capital Region and allowed the sale of green fireworks approved by the National Environmental Engineering Research Institute and the Petroleum and Explosive Safety Organization from 18th of October to 20th of October 2025। यहाँ पर जो भी ग्रीन फायरवर्क्स अप्रूव किए गए हैं नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में उसी को यहाँ पर सेल किया जाएगा दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। ट्रेड डेफिसिट विदिन 93% इन सितंबर एज सर्विसेज स्लैम्प। यहाँ पर देखिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो 93% से बढ़ा है इन सितंबर ड्यू टू इंपोर्ट आउटपेसिंग एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ। ओके, और ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंपोर्ट ने एक्सपोर्ट को आउटपेस किया है इन दैट मंथ। However, the data shows that for the first half of the financial year April to September 2025, the trade deficit shrank by 2.3%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो डाटा रिलीज किया गया है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज को यहाँ पर दिखाया गया है। डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन वेडनेसडे showed that India's total export stood at $67.2 billion in September 2025, which is up of 0.8% ओवर सितंबर 2024। सितंबर 2024 के कंपैरिजन में हमें 0.8% का अपमेंट देखने को मिला है। एज अ रिजल्ट द ट्रेड डेफिसिट इन सितंबर नियरली डबल to $16.6 billion compared to $8.6 billion in September 2024। ठीक है, सितंबर 2024 के कंपैरिजन में सितंबर 2025 में जो ट्रेड डेफिसिट है ये $16.6 बिलियन अब हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को दोनों आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहां से लेकर एडिटोरियल पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। There is no important news in between of these pages, so we have directly come to the 6th page of the newspaper, that is editorial page। पहला editorial को you can easily skip, so let's move ahead to the second editorial, the critical factor in India's clean energy ambitions। देखिए इंडिया के क्लीन एनर्जी एम्बिशन में क्या कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उनको हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ऑथर ने इस आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों के लिए आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। India's ambition to be a global leader in clean energy and sustainable growth depends on securing critical minerals such as lithium, cobalt and rare earth elements। ठीक है, इंडिया का जो ambition है of global leaders in clean energy and sustainable growth, it's totally depend on what? It's totally depend on critical minerals such as lithium, cobalt and rare earth elements। These minerals drive key technologies, electric vehicles, solar panels,
wind turbines, energy storage, making them vital for India's transition and long-term energy goal। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स है ना, ये बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ईवीज में, सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइंस में, एनर्जी स्टोरेज में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एज द कंट्री एम्स टू अचीव 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 and net zero emission by 2070, ensuring the supply chain of critical minerals and rare earth elements become important। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंट्री का एम क्या है। 2030 तक हम 500 गीगावाट ऑफ जो एनर्जी है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करेंगे और 2070 तक हम नेट जीरो के जो टारगेट है उसको अचीव करने वाले हैं। तो ये दोनों को यहाँ पर इंश्योर करने के लिए हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, किस चीज़ के ऊपर हमें काम करना होगा। क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है वो यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। इंडियाज रिलायंस और इंपोर्टेड क्रिटिकल मिनरल्स अमिड ग्लोबल कंपटीशन डिमांड्स स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक माइनिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो इंडिया का रिलायंस देखिए बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर है ऑन दीज मिनरल्स, लाइक चाइना, लाइक यूएस, उसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है और डोमेस्टिक जो माइनिंग है उसको यहाँ पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है और ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग इन माइंस एंड मॉडर्न रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी will build resilient supply chain and advance the आत्मनिर्भर भारत विजन इन क्लीन एनर्जी रेस। ठीक है, तो हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? माइनिंग और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में मॉडर्न रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज को हमें लेकर आने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसको एक एडवांसमेंट मिल सके। Critical minerals are indispensable to India's clean energy goals. Lithium and cobalt are essential for EVs batteries, with India's EV market is projected to growth at compound annual growth rate of 49% from 2023 to 2030। तो 2023 से लेके 2030 के बीच में यहाँ पे इंडिया का जो यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये कितना पे रहेगा? 49% के आसपास ये रहने वाला है। क्योंकि देखिए लिथियम और कोबाल्ट जैसी चीज़ें हैं ना बहुत जगह पे यूज़ की जाती हैं, स्पेशली ईवीज बैटरी में इसका बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। दिस विल बी ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इन 2024। इन 2023 इंडियाज बैटरी स्टोरेज मार्केट वॉज वैल्यूड एट $2.8 बिलियन विथ डिमांड एक्सपेक्टेड टू सर्ज इन रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2023 में जो इंडिया का स्टोरेज बैटरी मार्केट का जो वैल्यू था ये कितना था? $2.8 बिलियन के आसपास का था। और ये बाद में ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया कि इसके अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो एडॉप्शन है उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा था। हाउएवर इंडियाज रिलायंस ऑन इंपोर्ट फॉर दीज मिनरल्स नियरली 100% फॉर लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ओवर 90% फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोजेस टू इट्स सप्लाई चैन वनरेबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के ऊपर फॉर दीज मिनरल्स, इसलिए हमारा रिलायंस को जो कम करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ग्लोबल मार्केट क्रिएट करना होगा, साथ ही साथ अल्टरनेट कंट्रीज़ को भी हमें ढूंढना होगा, ना ही केवल सिर्फ चाइना को लेकर अदर कंट्रीज़ के पास भी हमें जाने होंगे ताकि हमारा जो सप्लाई चैन है वो रुके ना। ओके, और मान लीजिए यहाँ पर चाइना अगर बैन कर देता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन, trade restriction and global competition, particularly from countries such as China, underscoring the urgency of building self-reliant supply chain to achieve its clean energy ambition, industrial growth and national security। मैंने अभी आपको यही बताया कि आज के डेट में देखिए यूएस जैसे कंट्रीज जब इंडिया के ऊपर ट्रेड टैरिफ लगा सकते हैं तो चाइना कुछ भी कर सकता है। हमारा वैसे भी चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, इसलिए चाइना अगर मान लीजिए इसके ऊपर बैन लगा देता है तो यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हमें सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत है, हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और कैसे किया जाएगा वो आगे के जो पॉइंट्स है वो आर्टिकल्स में यहाँ पे बताए गए हैं। इंडिया हैज़ वास्ट अनटैप्ड मिनरल पोटेंशियल विथ लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान एंड REE दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखिए इंडिया के पास सफिशियंट मिनरल पोटेंशियल है। लिथियम हमने देखा था कि हमने न्यूज़ सुना था जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम पाया गया है, राजस्थान में पाया गया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। The National Mineral Exploration Policy, which was launched in 2016, subsequent development through the Mines and Minerals Act 2021,
has accelerated exploration by increasing private participation using advanced geophysical survey। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉलिसी है 2016 में लेकर आई गई थी। इन्होंने यहाँ पर इस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है उसको एनकरेज किया और यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि यहाँ पे प्रॉपर सर्वे और यहाँ पे प्रॉपर एक्सेलरेशन किया जा सके। In 2023, Geological Survey of India identifies 5.9 million tons of इंटरेटेड लिथियम रिसोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन्होंने 5.9 मिलियन टन्स ऑफ इंफरेटेड लिथियम रिसोर्स पाए हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज़ अ प्रॉमिसिंग स्टेप टुवर्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बट यहाँ पर अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको लेकर आने की ज़रूरत है। प्रॉपर यहाँ पे खुदाई की ज़रूरत है, एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे अगर एक्सप्लोरेशन नहीं होता है तो हम ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। विद इंडिया कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 1% इन ग्लोबल REE प्रोडक्शन, इट मस्ट रैपिडली बिल्ड प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि एक्सप्लोरेशन पहला स्टेप है, इसको लेकर आने की ज़रूरत है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड REE प्रोडक्शन में वो लेस देन 1% है, इसको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें क्या बनाने की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हमें इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट पार्टनर्स कैन ब्रिंग एडवांस्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एंड सपोर्ट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइल डोमेस्टिक लिथियम एंड कोबाल्ट पायलट्स नीड ग्रेटर गवर्नमेंट बैकिंग थ्रू सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक एंड रिसर्च ग्रांट टू स्केल इफेक्टिवली। ठीक है, तो हमें इसके अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिल सकते हैं, एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज मिल सकते हैं और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकते हैं। गवर्नमेंट को इसके अंदर कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो सब्सिडीज़ हैं उसमें रिलैक्सेशन, टैक्स में ब्रेक्शन हमें यहाँ पर दिया जा सके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक माइनिंग इज सेंट्रल टू इंडियाज क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ओपनड अप प्राइवेट एक्सप्लोरेशन, बट द सेक्टर स्टिल फेस हाई कॉस्ट, रेगुलेटरी हर्डल्स एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2023 में एक एक्ट लेकर आया गया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको ओपन किया गया और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उनको इसके अंदर इंगेज किया गया। बट अभी भी ये जो सेक्टर है ना, इट स्टिल फेस lots of hurdle with high cost, regulatory hurdles and environmental concern. In 2022, mining contribute just 2.5% to India's GDP compared to 13.6% in Australia. Okay, अगर आप इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें फॉर माइनिंग एक्सप्लोरेशन तो इंडिया में कितना है 2.5% और ऑस्ट्रेलिया में कितना है 13.6%। तो इस गैप को जो ब्रिज करना है तो हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन लाइसेंसिंग प्रोसेस के ऊपर काम करना होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमें देने होंगे सच एज प्रोडक्शन लिंक सब्सिडीज टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल्स। ठीक है, अगर हमें प्राइवेट कैपिटल्स को अट्रैक्ट करना है तो हमें इन सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आगे भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें माइनिंग और प्रोसेसिंग में हमें काम करने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पे इस सेक्टर को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो इससे ई वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर रिसाइकल करने की ज़रूरत है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखा है, बंगाल सेकेंड लोएस्ट इन कन्विक्शन फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3, चार्ट 4 के हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पे बंगाल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन हमें देखने को मिलता है, क्राइम देखने को मिलता है अगेंस्ट द वुमेन, और ये डाटा हमारे पास 2018 से लेके 2023 तक है। ओके, यू कैन सी वेरियस क्राइम्स कैटेगरीज हैं, डॉरी डेथ्स हैं, अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ वुमेन है, मिसकैरेज विदाउट कंसेंट है, एसिड अटैक है विच कम्स अंडर सेक्शन 326A IPC, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, किडनैपिंग एंड abduction है, kidnapping and abduction in order to murder, kidnapping and adoption for other reason, attempts to commit rape, sexual harassment which comes under POCSO Act, all crimes against women। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ऑल स्टेट्स के साथ इनका जो रैंकिंग है उसको कंपेयर किया गया है। 2018 में कितना था, 2019 में कितना था, 2020 में कितना था, 2021, 2022, 2023 में कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल आगे है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर द अदर रीजन, उसमें भी आप देखेंगे बंगाल जो है पूरे स्टेट में फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। बाकी अबैटमेंट टू सुसाइड ऑफ वुमेन में 3rd नंबर पे आता है, डाउरी डेथ्स में 5th नंबर पे, मिसकैरेज विदाउट कंसर्न में 5th नंबर पे, ओके। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड में 2 नंबर पे, किडनैपिंग एंड अडक्शन में 5 नंबर पे, किडनैपिंग एंड अडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर में 2 नंबर पे, ओके। अटेम्प्ट टू कमिट रेप में 2 नंबर पे, सेक्सुअल हरासमेंट में 4 नंबर पे, ऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 4 नंबर पे आता है। तो ये चार्ट आप लोगों को होप क्लियर हो गया होगा, चार्ट 1। चार्ट 2 में आप देखेंगे यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो कितना है, ओके। 2022 में ये ठीक था, ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं था, 8.9% था, ठीक था, बट ये गिर के वापस आप 2023 में देखेंगे ये 3.7% पे आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लेना है, ओके। चार्ट 3 में आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन वेस्ट बंगाल दैट एंडेड इन एक्विटल, कितने केसेस यहाँ पे एक्विटल में ही एंड हो जाते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। 2017 से हमारे पास डाटा है 2023 तक, तो 19,005 केस हैं ऐसे जो यहाँ पे एक्विटल में ही एंड हो जाते हैं। चार्ट 4 में आपको क्या पता चलेगा, केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग इन ट्रायल इन वेस्ट बंगाल, और ये जो आंकड़े हैं ये आपको लैक्स में बताए गए हैं कि 3.68 लैक्स अभी भी ऐसे केसेस हैं जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट यहाँ पे पेंडिंग है वेस्ट बंगाल के कोर्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डीपली, ओके। तो ये हम लोग डिस्कस पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चार्ट के हिसाब से डिस्कस कर लिया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। द फ्यूचर ऑफ IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच विजुअलाइज maritime connectivity between India and Arabian Peninsula, as well as high-speed train running from port in the UAE to Haifa port through Saudi Arabia and Jordan। देखिए IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो विजन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में जो रिसेंट ट्रेड फ्रिक्शन विद US के साथ हम देख रहे हैं, इट प्रॉम्प्टेड इंडिया टू इंटेंसिफाई इट्स एफर्ट टू फर्दर डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमिक इंट्रैक्शन विद वेरियस अदर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो हमें ना ही केवल सिर्फ US को लेकर चलना है बल्कि और अदर्स हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि हम अगर मान लीजिए अगर फ्यूचर में ऐसे स्टेप्स और US लेता है तो इससे हमारा कुछ जो इकोनॉमिक है उस पर अफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमें अपने जो स्टेप्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। वाइल इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द UK, इट ऑल्सो नेगोशिएट अ सिमिलर एग्रीमेंट्स विद EU, ठीक है। तो इंडिया ने देखिए UK के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है FTA को लेके, ओके। तो हमें EU के साथ भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है। इन एडिशन टू सच कॉम्पैक्ट, इंडिया शुड ऑल्सो प्रोएक्टिवली डेवलप फ्रेमवर्क्स सच एज इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंडिया को ये जो कॉरिडोर है इसको यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, विच विल ब्रिज द गैप बिटवीन दीज कंट्रीज, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला और इन सारे कंट्रीज के बीच में जो गैप्स है उसको यहाँ पे ब्रिज करेगा। हाई स्पीड जो रनिंग कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो ट्रेड है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से किया जा सके, ओके। 2023 से लेके आप यहाँ पे अगर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो इट इज़ टोटली इन फेवर ऑफ व्हाट, इट इज़ टोटली इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IMEC। द अब्राहम अकॉर्ड हैड जनरेटेड कॉन्सिडरेबल ऑप्टिमिज्म that peace would prevail in West Asia with Israel and Arab countries वर्किंग टू बिल्ड अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है विच इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आज की डेट में यहाँ पे कहा गया है कि देखिए अगर एक कंट्रीज़ के ऊपर या फिर 3-4 कंट्री के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं और अगर उस कंट्री ने आपके ऊपर आपके ऊपर या फिर आपके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लिया है तो आपका जो इकोनॉमिक है ना वो यहाँ पे इनस्टेबल हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है, अदर कंट्रीज़ की तरफ भी देखने की ज़रूरत है, वहाँ से क्या कुछ हम ले सकते हैं और उनको हम क्या कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ही चीज़ें यहाँ पे क्या कहलाती है, ट्रेड कहलाती है, ठीक है।
और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अगर मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ को, तो वो ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है, वो ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अभी ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या करना है? सेल्फ रिलायंट बनना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हमें प्रमोट करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बट हमारा आबादी इतना है कि ऑलरेडी हमारा जो कंजप्शन है वो हमारी कंट्री में ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज ने हमें एक अवसर दिया है कि जो आर्कटिक के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं उसका हम बेनिफिट उठा सके, और वो जो रूट है ना वो बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है, लाइक यूएस, रशिया, चाइना एंड अदर नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो उस रूट को हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। उस रूट से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन टाइम और एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में उस रूट का यहाँ पे यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चीज़ों को यहाँ पे और अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें इन रूट्स का, इन कंट्रीज़ का हमें यूज़ करना होगा। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यूज़ करने का मेन मकसद ये है, यूज़ करने से बोलने से मेरा मेन मकसद क्या है कि इन कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है वो हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। और देखिए, रिलेशन अगर वैसे ही बढ़ते हैं, ऑफकोर्स अगर मान लीजिए यहाँ पे हम अगर अदर कंट्रीज़ से बातचीत नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स एक दो कंट्रीज़ के ऊपर हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। वैसे आप देखेंगे यूएस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम यूएस से मंगाते हैं, साथ ही साथ रशिया से मंगाते हैं। रशिया हमारे अगेंस्ट मैक्सिमम कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर हम चाइना से हमारी तो में नहीं होती है तब तक रशिया बीच में नहीं आएगा, ठीक है। चाइना जैसे ही आपको पता है रशिया और चाइना के बहुत अच्छे टाइज हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में पता होनी चाहिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। रशिया और चाइना का बहुत अच्छे टाइज हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन केस इन फ्यूचर अगर इंडिया और चाइना के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है तो क्या रशिया साथ देगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रशिया ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैन कर दी इंडिया के लिए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यूएस तो ऑलरेडी कर रहा है भैया, ट्रेड जो टैरिफ लगा रखा है वो यहाँ पे कर ही रहा है, ठीक है। तो अदर कंट्रीज की तरफ हमें मूव करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ठीक है। तो यूरोप से हमें कनेक्ट करने की बात करता है ये आर्टिकल। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। Maoist violence restricted to 11 district says government. Earlier it was 18, ठीक है। तो इसको अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है ये कम हुआ है, 11 पे आ चुका है, और ओनली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ मार्क द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज सेज होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री ने ये यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू बताया है। और 2013 में देयर वर 126 डिस्ट्रिक्ट विच वाज अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से 2013 में लगभग 126 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे। नाउ इसको यहाँ पर कम करके 11 पर लेकर आया गया है। फर्दर इसको रिड्यूस किया जाएगा 2026 तक। हम यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट्स करेंगे नक्सलाइट को। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस पेज पे मूव करते हैं। नॉट द राइट टाइम फॉर ऑफिशियल नेगोशिएशन ऑन ट्रेड डील विथ यूएस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी ने कहा है कि एक टीम भेजी तो गई है यूएस में इस टैरिफ को लेके डिस्कशन के लिए, बट अभी यहाँ पे राइट टाइम नहीं है इस चीज़ का डिस्कशन को लेके। कुछ दिन और वेट करने होंगे, हमें कुछ हफ्ते और वेट करने होंगे, उसके बाद हम जो है इस टैरिफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे हमें उसको लेके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बट अभी राइट समय नहीं है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड पेज, नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। श्रीलंका के जो पीएम है वो यहाँ पे इंडिया को विजिट कर रहे हैं आज के दिन। यहाँ पे वो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज से मिलेंगे और हाई लेवल की मीटिंग होगी विद इंडियन लीडर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे उनको हम लोग कल के दिन आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट forget to click on the bell icon to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.